नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ टर्म्स नेशनल इनकम को निकालने के दौरान जिन टर्म्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकम क्या चीज़ है। व्हाट इज़ इनकम। देखिए, इनकम की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। जनरली इनकम जो होता है वो अर्न सेंस में होता है। कहीं ना कहीं से आपको किसी भी तरह मॉनेटरी वैल्यू में पैसे की प्राप्ति हो रही है तो वो एक तरह से इनकम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सैलरी मिल रही है, आप किसी तरह के गुड्स या सर्विसेज को बेच रहे हो, यानी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। या आपने लैंड किसी को दिया हुआ है, उस पर आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली वन साइडेड होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये टू वे होता है, ये टू साइडेड होता है। इनकम जो है हमेशा टू साइडेड होता है। आप कुछ ना कुछ देते हैं, सैलरी में आप सर्विस दे रहे हैं अपने जो आपको नौकरी दे रहा है उसको, आप उसके लिए काम करते हैं, वो आपको सैलरी देता है। गुड्स एंड सर्विसेज आप बेचते हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। आप इंटरेस्ट में पैसे देते हैं, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स खरीदते हैं, पैसे देते हैं, उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलता है। आप लैंड देते हैं या कोई प्रॉपर्टी देते हैं, उसके बदले आपको रेंट मिलता है। तो ये टू साइडेड होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है बेसिकली ये वन साइडेड होता है। वन साइडेड होता है, ठीक है। वन साइडेड का एग्जांपल कैसा हो जाएगा, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, अब ये कहीं विदेशी या कहीं भी पढ़ने जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, और ये इससे कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदता है या इसकी सेवा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को तो कुछ भी नहीं मिला, बच्चे को क्या मिला, पैसा मिला। उसी तरह गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी, जैसे डीबीटी के अंतर्गत किसानों को पैसा दे रही है, एलपीजी सिलेंडर्स पे पैसा दे रही है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया, सब्सिडी के रूप में दिया, पब्लिक को गवर्नमेंट ने पैसा दिया, लेकिन पब्लिक ने उसके बदले उसको गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं फर्म। आपने काफ़ी नाम सुना होगा। व्हाट इज़ फर्म। फर्म बेसिकली या तो प्रोडक्शन यूनिट होता है जो कोई प्रोडक्शन का काम करता है, किसी भी तरह का गुड्स का उत्पादन करता है, या वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो फर्म जब हम बात करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन यूनिट की भी बात करेंगे और सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडर की भी बात करेंगे। दोनों ही चीज़ें इसमें फर्म के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है। देखिए, इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स को कहते हैं। ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स आपस में मिलके, टेक्सटाइल फर्म्स आपस में मिलके एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। तो इंडस्ट्री हो जाता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या चीज़ है। कैपिटल बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मेरे पास, इसको ऐसा समझिए कि जैसे मेरे पास अगर कोई, मेरे पास पैसा है बैंक में, बैंक में पैसा है, लेकिन उस पैसे को मैंने बैंक में ही रखा है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास मनी है और वो मनी मैंने बैंक में रखा है। अब इस मनी से ना तो मैं कुछ खरीद रहा हूँ, ना ही मैं कुछ कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो ये मनी आइडियल पड़ा हुआ है। तो ये कैपिटल नहीं है। जब मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ मतलब या तो कोई गुड्स खरीदता हूँ, या तो कोई सर्विस लेता हूँ, ठीक है, या कोई बिजनेस करता हूँ। तो मेरा ये जो मनी है, जब मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, कैपिटल बन गया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन किया जाए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैपिटल में जो चेंज हुआ, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। मेरे पास किसी टाइम में, अगर सपोज 2020-21 में मेरे पास सपोज के नॉट अमाउंट मेरा था, पैसा टोटल मेरे पास, और उसके बाद के दिनों में मैंने 21-22 में मैंने उसमें से
मेरे पास बच गया K1, तो मेरे पास जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा डेल्टा K वो कितना हो जाएगा, K0 माइनस K1। ठीक है, इतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा? अब आपको समझना ये है कि टैक्स क्या होता है। जब मैंने कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वहाँ पे टैक्सेस ज़रूर लगेंगे। तो टैक्स बेसिकली क्या होता है, इस चीज़ को आप समझें। टैक्स बेसिकली कोई ना कोई अथॉरिटी लगाती है। ठीक है, टैक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टैक्स इज़ ए कंपल्सरी लीगल पेमेंट विच इज़ इम्पोज्ड बाय ओनली अथॉरिटी। कंपल्सरी लीगल पेमेंट, कंपल्सरी लीगल पेमेंट मतलब मुझे देना ही देना है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे कोई ना कोई सज़ा हो सकती है, और ये हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है। अब कोई भी ऐरा गैरा आके मुझसे टैक्स नहीं ले सकता, ये कोई ना कोई अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ही टैक्स लिया जाता है। ठीक है, टैक्सेस के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया कि भाई तुम्हारी इनकम XYZ है, तुम 10% के हिसाब से मुझे टैक्स दो, तो मैं क्या करता हूँ 10% के हिसाब से भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को जो भी टैक्स लगाए, अगर इनकम टैक्स लगाए तो मैं डायरेक्ट वो टैक्स सरकार के पास जमा कर देता हूँ। ठीक, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, मेरे ऊपर लगा और मैंने ही जिसने लगाया उसको जमा कर दिया, टैक्स दे दिया पैसा, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मेरे पास कोई फैक्ट्री है, मेरे पास फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ कोई गुड्स एंड सर्विस, कोई सपोज़ कोई गुड्स मैं बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, और उसको मैं कंज्यूमर को बेचता हूँ। ठीक है, कंज्यूमर को बेचता हूँ, तो सरकार मेरे ऊपर टैक्स लगाएगी, मेरी मेरी फैक्ट्री के ऊपर टैक्स लगाएगी कि भाई तुम इतना गुड्स XYZ क्वांटिटी में गुड्स अगर बेचते हो तो तुमको 10%, 20%, 30%, वॉट एवर अमाउंट, ये तुमको क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। मुझे इतना इनकम अपना जितना होगा प्रॉफिट उसमें से देना पड़ेगा, जो भी उस वक्त का डिफिनीसन होगा प्रॉफिट में से देना पड़ेगा, या जो भी जितना भी हिस्सा सरकार अपने नियम के अनुसार तय करेगी उतना मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरी फैक्ट्री से जितना प्रोडक्ट निकला, मैं उसके जो बेसिक प्राइस, जो जो फैक्ट्री से निकलने के बाद जो मेरा मूल प्राइस बनता है, उसके ऊपर मैं अपना प्रॉफिट, अपना पूरा कॉस्ट जोड़ने के बाद इस टैक्स को भी जोड़ लेता हूँ, और वो टैक्स मैं किसको पास कर देता हूँ, कंज्यूमर को, और मैं वो पूरा पैसा किससे ले लेता हूँ, कंज्यूमर से। और अपना प्रॉफिट और बेसिक प्राइस जितना भी होता है, जितना खर्च, जितनी लागत होती है, उस लागत को अपने पास रखने के बाद मैं बाकी का पैसा भारत सरकार को, या जो भी सरकार जिस भी अथॉरिटी ने टैक्स लिया होता है उसको मैं लौटा देता हूँ। तो मेरे ऊपर टैक्स तो लगा, लेकिन बर्डन मैंने क्या किया, बर्डन मैंने शिफ्ट कर दिया। सो बर्डन जो है बर्डन वो मेरे ऊपर नहीं रहा, वो किसके ऊपर रहा, कंज्यूमर के ऊपर रहा। ठीक है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब सवाल उठता है कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी सामान पे लगाया गया तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को समझने से पहले इस चीज़ को समझा जाए कि किसी भी चीज़ को जब हम प्रोडक्शन में लाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सामान अगर बनता है, तो वो सामान अगर कोई भी गुड्स अगर बना, कोई फैक्ट्री लगाई गई, या कोई सर्विस देने के लिए कोई बैंकिंग फैसिलिटीज़, किसी भी तरह की सर्विस अगर दी गई, जैसे मान लो बैंक है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होंगी। पहली चीज़ जो होगी वो होगा लैंड, एक प्रमाइस चाहिए,
एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे किसी भी तरह के गुड्स या सर्विस को उत्पादन किया जा सके या दिया जा सके। दूसरा, एम्प्लॉयज़ चाहिए, इनको हम लेबर भी कहते हैं, ठीक है, जो काम कर सकें। तीसरा, हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, पैसे लगते हैं, सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, ए टू जेड चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, स्टेशनरी से लेके ब्रिक्स तक सारी चीज़ें हमें खरीद कर पैसे लगा कर ही इस्टेब्लिश करना होता है। और अल्टीमेटली जो एंटरप्रेनर होता है, यानी कि जो बंदा बिजनेस करने वाला होता है, वो भी अपना दिमाग लगाता है। तो वो ये चार चीज़ें जो हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड से हमें क्या होता है, लैंड के लिए हमें रेंट देना होता है, लेबर को हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है, इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी बोलते हैं, COE। कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसी से अगर पैसा उधार लोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेनर जो होगा, जिसने बिजनेस किया होगा, वो क्या करेगा, अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट लेके जाएगा, ठीक है। तो कोई भी सामान, सपोज कोई भी सामान बना, अगर ये सामान बनना है, ठीक है, इस सामान को अगर बनना है तो पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल के बाद इस पे ये चारों चीज़ें लगेंगी। कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, लैंड का रेंट, लेबर की सैलरी, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेनर का प्रॉफिट। ये सारे कॉस्ट ऐड होने के बाद, ठीक है, जो प्राइस बनता है इसका, जो कॉस्ट बनता है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, ये भी मार्केट में नहीं गया है। मार्केट में जाने से पहले फैक्ट्री के बाउंड्री के अंदर जो कॉस्टिंग आती है उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, FC, समझ में। फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट हुआ उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब समझो कि मार्केट प्राइस क्या चीज़ होती है। मार्केट प्राइस, देखो, फैक्टर कॉस्ट के बाद ये सामान मार्केट में उपलब्ध हुआ किसी प्राइस पे, ये सामान मार्केट में उपलब्ध हुआ किसी प्राइस पे, बट इसके पहले ये फैक्ट्री में किसी प्राइस पे बना होगा। तो ये फैक्ट्री में जो प्राइस था, फैक्टर कॉस्ट, इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे। इसके बाद भारत सरकार ने जो सब्सिडी दी, ये सब्सिडी भी लगी। तो सब्सिडी बेसिकली क्या होती है, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। सब्सिडी क्या होता है, ये वन वे ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट, ये वन वे ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। भारत सरकार क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कम दामों पे उपलब्ध कराती है। जैसे केरोसिन का ऑयल है, PDS शॉप से हमको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो अनाज आसानी से मिल जाता है मार्केट में, जिसकी कीमत 40 रुपया से लेकर 200 रुपया किलो तक होती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस की जब हम बात करेंगे तो मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स सरकार ने लगाया और जो सरकार ने सब्सिडी दी, जितना का डिस्काउंट सरकार की तरफ से आया, ठीक है, ये सब आपस में जब मिलेंगे तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इतना समझ में आया। देखिए, इसके बाद होता है, एक टर्म आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स और कुछ नहीं है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमें क्या जानना है,
हमें जानना है कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हमने इनकम को पढ़ा, हमने फैक्टर कॉस्ट पढ़ा, हमने टैक्सेशन पढ़ा, मार्केट प्राइस पढ़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा। अब एक टर्म आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन है, इस मशीन को मैंने 10 लाख रुपए में खरीदा था। इसमें मैं इनपुट डालता हूँ, सपोज़ इसमें मैं इनपुट डालता हूँ 1 लाख का, तो ये मशीन मुझको आउटपुट देती है 1 करोड़ का। समय के साथ मैं 1 लाख का जैसे ही डालता हूँ, ये घटते जाता है, ये 90 लाख पे आ जाता है, बाद में 80 लाख पे आ जाता है, हर साल ये घटते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मशीन की वैल्यू अब उतनी नहीं रही, इसका प्रोडक्शन पावर उतना नहीं रहा, तो ये डिप्रिशिएट कर गया। यानी क्या डिप्रिशिएट कर गया, हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल था, जो 10 लाख रुपए था, अब ये 10 लाख रुपए में ये मशीन की वैल्यू नहीं रही। हमने कैपिटल को, फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन कर लिया, आउटपुट निकाल के, इससे प्रोडक्ट्स निकाल के हमने फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन कर लिया। तो डेप्रिसिएशन को ऐसे समझे कि ये क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, मेरा 10 लाख का मशीन अब 10 लाख में नहीं बचेगा। जैसे मेरे पास कोई कार है, नई कार मेरे पास 5 लाख की अगर 10 लाख की मिलती है, तो 2 साल चलाने के बाद ये 10 लाख में नहीं बिकेगी, ये बिकेगी 6 लाख रुपए में। ठीक है, तो 4 लाख रुपया क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, तो हमने इन सारे टर्म्स को पढ़ा। आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे कैसे जीडीपी क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।